मुंबई रत्न अवार्ड, ड्रीम अचीव अवार्ड तथा फिल्म अखिल भारतीय कहानी पुरस्कार। व्यंग्य लेखक पर राइटर्स एवं जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा साहित्य गौरव सम्मान। सर ने कुछ टीवी धारावाहिकों में भी अपना लेखन कार्य किया है। सर का एक गीत एल्बम भी प्रकाशित हुआ है प्रेम रथ नाम से। वर्ष 2019 में व्यंग्य संग्रह 3.5 मिनट का भाषण पर सर को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वर्ण पुरस्कार से ये सुझाव दिए कि अगर आप रोमन स्क्रिप्ट में लिपि में अगर हिंदी को लिखेंगे तो देश के ज्यादा से ज्यादा लोग स्वीकार कर लेंगे, इसको जल्दी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये एक बड़ा ही बोधा तर्क था, बड़ा ही कमजोर तर्क था। हर भाषा की अपनी लिपि से जुड़ी होती है, उसकी बहुत सारी ध्वनियां ऐसी होती हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि उसकी ही लिपि में व्यक्त हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा अकलमंदी का काम किया उस समय हमारे संविधान निर्माता थे कि उनको लगा कि आगे चल के कहीं ये ना हो। देखा आपने संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हुए जिनको लेके आगे चल के बहुत समस्याएं खड़ी हुई और कोई कुछ बोलने लगा, कोई बोले, तो उन्होंने वहां पर ही स्पष्ट कर दिया, पहले ही ये बंधन डाल दिया कि जो राजभाषा होगी, जो राजकाज की भाषा होगी इस गणतंत्र की, वो होगी देवनागरी लिपि में हिंदी, लिखी हिंदी। अब दूसरी समस्या यह है कि लोगों ने कहा, बोला साहब हिंदी के तो अपनी अंक है, हिंदी अपने अंक हैं, उसके अंक में लिखी जाती है, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्वरूप कहां से घुसाया? अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का मतलब हो कि जिनको हम अंग्रेजी अंक कह के बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो अंग्रेजी के आप लोग लिख रहे हैं, जो आजकल प्रयोग कर रहे हैं, कि साहब इनका कैसे करें? तो उसका ये हुआ कि भाई जो ऐतिहासिक तथ्य है वो ये है कि पूरे अंकों का 0 से लेके 1 से लेके 9 तक का इनका खोज भारत के अंदर हुई। भारत के महिषियों ने इनको अंकों की खोज की, इनको बनाया। और फिर चूंकि भारत का उस समय व्यापार बहुत था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलता था, तो अरब देशों से व्यापारी वो भारत आते थे और वहां पे व्यापार करते थे। उन्होंने हमसे इन इस अंक प्रणाली को सीखा और उनसे फिर चले गए यूरोप। और जब यूरोप चले गए तो उस तरह से ये रूप धीरे धीरे बदलता चला गया। तो से अधिकार नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारी अंग्रेजी की डिक्शनरीज में भी ये लिखा होता है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, या तो लिखा होगा इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स या लिखा होगा इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ अरेबियन न्यूमरल्स। कहीं उसमें नहीं लिखा जाता कि ये इंग्लिश न्यूमरल्स है। तो इसलिए वो वहां पर इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अब एक गड़बड़ क्या हो गई इसके लिए? एक गड़बड़ी हो गई इसके लिए कि वहीं पर उसके आगे चल के 344 और उसके आगे 45 वगैरह में यह प्रावधान कर दिया गया कि 15 साल तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी प्रयोग होगा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, उसका प्रयोग होगा। अब यहीं से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई कि जिससे कि एक लंबी दूरी तक का जो आज तक की समस्या चली आ रही है वो खड़ी हो गई कि हम जो हिंदी का, अगर मान लिए बहुत से लोग इस बात को उठाते हैं तुर्की को तुर्किस्तान की बाकी भाषा बना दिया, सब कर दिया, एक से तुर्की ही यहाँ की राजभाषा होगी, सब करके। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं हम जिस देश की बात कर रहे हैं, ये देश एक अपने आप में महासंघ है, ये देश अपने आप में एक महादेश है। इस देश में इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इस देश में वो कितनी उप संस्कृतियां हैं। वहां पर ऐसे एकदम और लोकतंत्र हम स्थापित कर रहे थे, लोकतंत्र में ऐसे डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं की जा सकती। इसलिए संविधान निर्माताओं को यह मजबूर होना पड़ा कि कुछ समय रखा जाए कि जिससे कि भाई आप लोग तैयार हो सके, लोग मानसिक रूप से तैयार हो सके, लोग शिक्षा शैक्षिक रूप से तैयार हो सके और उसके बाद जो है वो हिंदी को स्वीकार कर सके, इस देश की राजभाषा को। लेकिन उनकी जो सदाशयता थी संविधान निर्माताओं की, वो ही गले का फांस बन गई आगे चल के। उन विचारों ने बनाते समय ये नहीं सोचा था कि आगे चल के देश में राजनीति इतनी हावी हो जाएगी, प्रादेशिक राजनीति इतनी हावी हो जाएगी कि जो कि राष्ट्रीय भावना को भी पीछे छोड़ देगी। आज हमारे देश में यही समस्या सबसे बड़ी हो रही है।
जैसे ही आप हिंदी की बात करते, कोई अपनी भाषा की बात नहीं करता। आप किसी प्रदेश में चले जाइए, किसी को अपने भाषा के कोई गौरव की बात नहीं पड़ी, किसी को अपने भाषा में काम करने की बात नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही आप हिंदी की प्रश्न उठाते हैं, जैसे ही आप बोलते हैं कि हमारे देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, वैसे उनको याद आ जाता है कि नहीं, हमारी भाषा भी तो है। और फिर वो उसको जो है प्रश्न को ऐसा खड़ा कर देते हैं कि फिर सरकार के सामने, हमारे प्रशासन के सामने समस्या आ जाती है कि हमारे दफ्तरों के अंदर उसको पूरे ढंग से लागू नहीं कर पाते। एक सर्कुलर भी अगर कोई किसी एक काम के लिए भी अगर मजबूर करता हुआ सर्कुलर निकल जाए कि ये काम कर्मचारी को करना ही है हिंदी में, तो उसका बवाल खड़ा हो जाता है। वहां पर लोग उसके लिए तैयार नहीं होते, मानते नहीं लोग उस तरह तैयारी। खैर वो सब बात अलग है, लेकिन बात यह है कि ये बात तो एक तथ्य है कि हिंदी इस देश की राजभाषा है, कामकाज की भाषा है। अब ये हुआ है कि इतने सालों में जो दशा और दिशा की हमने जो कहा है कि इतने सालों में हिंदी का जब प्रयोग बढ़ाने की कोशिश की गई, तो कुछ ये तो बात है कि कुछ अच्छे कदम उठे सरकारी कार्यालयों में और हिंदी की तरफ कुछ तो काम हुआ। मुझे याद है कि जब 1983 में जब मैं बैंक में अधिकारी लगा, उस समय ऐसी हालत थी कि अगर कोई हिंदी में पत्र कार्यालय में आ जाता था तो वो मजाक का विषय बन जाता था। लोग उस पत्र को लेके हाथ में लेके एक दूसरे को दिखाते थे, हंसते थे, देखो हिंदी में पत्र आया, मजाक का विषय। लेकिन आज धीरे धीरे हमने ही अपने इस कार्यकाल के दरमियान देखा कि हिंदी में पत्रों का आना, हिंदी में पत्रों को पढ़ा जाना, हिंदी में पत्रों पे कार्यवाही होना, वो काफी कुछ सामान्य हो गया। अब किसी के पास हिंदी में पत्र आता है तो वो अधिकारी पहले देता कि वो पढ़ने के लिए भेज दो। इसका ऐसा भी होता था कि हिंदी का पत्र आता था तो उसको अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जाता था कि भैया वो अधिकारी बोलता था मैं तो समझ नहीं पाता हिंदी, तो मेरे को अनुवाद करके भेजो, मुझे अनुवाद करके भेजो। बेचारा हिंदी अधिकारी या हिंदी ट्रांसलेटर अनुवाद करके उसको भेजता था, तब वो कामकाज की भाषा होती। अब उस सब में बहुत परिवर्तन आ गया, लोगों की मानसिकता सरकारी कार्यालयों में भी इतनी बदल गई है। और एक बीच में दौर ऐसा आया हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में, देखिए जिसका जो क्रेडिट है वो उसको मिलना चाहिए। हालांकि बात को बना दिया गया है और उसमें भी समस्या यह होती है कि ज्यादातर जो अंग्रेजी पोर्शन है वही भरा जाता है। हिंदी वाला पोर्शन, हिंदी वाला जगह नहीं भर पाते। उसकी एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि जो राजभाषा हिंदी है वो हमारी अनुवाद की भाषा ज्यादा होगी, मौलिक लेखन की भाषा नहीं। उसमें ये हो गया कि आप में से जो बच्चे या जो आगे जाके सरकारी कार्यालयों में जाएंगे वो ये पाएंगे कि समस्या ये है कि जो अनुवाद की भाषा हो गई है हिंदी, उसको समझना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि वो अंग्रेजी से का कंसेप्ट होता है। अंग्रेजी वाला जो मान लीजिए अब बैंक में है, डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग विभाग हैं, सब लोग लिख रहे हैं, अनुवाद के लिए वो किधर जाता है, हिंदी विभाग में। अब राजभाषा अधिकारी अनुवाद कर रहे हैं तो कभी एक दिन उसको कृषि विभाग का करना है, दूसरे दिन क्रेडिट डिपार्टमेंट का करना है, तीसरे दिन उसको सामान्य प्रशासन विभाग का सामग्री आ गई। अब वो हर विभाग का तो विशेषज्ञ नहीं हो सकता, तो वो क्या करता है कि वो या तो अपनी दिमाग से देख के या डिक्शनरी देख के शब्दों का इस्तेमाल कर देता है अनुवाद में, तो वो अनुवाद हो जाता है बड़ा जटिल। उस चक्करबाजी में भी हिंदी का प्रयोग नहीं हो पा रहा, क्योंकि मौलिक लेखन अभी भी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए राजभाषा हिंदी में एक ठहराव सा आ रहा है। लेकिन दूसरी एक तरफ एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो राजभाषा मतलब सरकारी माहौल में भी हो रहा है और आम जीवन में भी हो रहा है। जैसा मैंने आपको पहला संकेत किया, आम जीवन में हिंदी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी कार्यालयों में भी आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि अब बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़ी बड़ी बैठकों में भी हिंदी का प्रयोग हो जाता है। लेकिन वो कागज बनाने के स्तर पर नहीं होता, वो मटेरियल बनाने के स्तर पर नहीं होता, वो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग करने के स्तर पर नहीं होता, वो सिर्फ बातचीत के स्तर पर होता है, विचारों के आदान प्रदान के स्तर पर होता है। तो हमारे साथ एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो रही है, जो कि उपलब्धि भी है और एक उसका नकारात्मक पक्ष भी है, कि हिंदी धीरे धीरे बोलचाल की भाषा बनती जा रही है।
की बजाय आम जीवन में या सरकारी कार्यालयों में बोलचाल की भाषा तो व्यापक स्तर पर हो गई है। आज जब ये टेक्नोलॉजी आई उसका साथ साथ ये हुआ कि भाई बेंगलोर, हैदराबाद ऐसे शहरों के अंदर टेक्नोलॉजी हब बन गए, तो देश भर के बच्चे वहां गए और देश भर के बच्चे गए और कुछ जगह औद्योगिक क्षेत्र बन गए, जगह वहां पर लोग गए। तो इन सबके आदान प्रदान से सब जगह पर जो हिंदी भाषी प्रदेश कहलाते थे वहां पर भी बोलचाल की भाषा, आम लोगों की भाषा, धीरे धीरे संपर्क की भाषा हिंदी होती चली जा रही है। लेकिन अब हमें जो काम करना है, जो दिशा की बात है, दिशा की बात यह है कि यह काम करना है कि हिंदी को पढ़ने लिखने का स्तर खासतौर से हिंदी भाषी प्रदेशों में उसको उठाना है, उसको बहुत मजबूत करना है। जो कि उम्मीद करते हैं जो नई शिक्षा नीति आई है, ये नई शिक्षा नीति में जिस तरह से भारतीय भाषाओं पर बल दिया जा रहा है, ये हमको एक नया रास्ता दिखाएगी, नई दिशा दिखाएगी कि हमारे लोगों को हिंदी का और भारतीय दूसरी भाषाओं का ज्यादा ज्ञान हो। समस्या यही हो रही है कि अगर मान लीजिए मैं किसी से बोलता भी हूं कि आप हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं करते उसमें, तो वो बोलता है कि मैंने हिंदी पढ़ी ही नहीं है इतनी, जितनी मैंने अंग्रेजी पढ़ी है उसमें मेरे को जो वो हिंदी के अंदर मेरे को वो विश्वास ही नहीं आता, मैं एक लाइन सीधी नहीं लिख सकता हिंदी में, तो मैं क्या करूंगा काम। और ये काम है, सरकारी काम है, ये क्या अपना आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का टीचर भी मान लीजिए आपका काम हो, आप कोई टीचर है और आपने सारा समय इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो और आपको अचानक बोलते भैया जाओ तो आप से हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दे विज्ञान को, या जैसे भी शर्मा जी थे कॉमर्स को पढ़ाना आप उसमें शुरू कर दीजिए, तो वो कैसे पढ़ाएगा? उससे कोई तो तैयारी, बेसिक तैयारी नहीं हुई, उसको उसने आपने उस लेवल का ज्ञान ही नहीं दिया। तो हमारे को अगर आगे बढ़ना हिंदी के अंदर, हमें आगे बढ़ना है तो हमको पढ़ाई लिखाई के स्तर पर जो आप जिसको आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह कि किसी कॉलेज के हाथ में, किसी के हाथ में नीति बनाना ही है, शिक्षा नीति बनाना वो सरकार का काम है, वो विश्वविद्यालय के का काम है कि वो किस तरीके से देखे। तो यह उसके लिए जो है उस स्तर पर हमको प्रयास करना पड़ेगा, उस स्तर पर दबाव डालना पड़ेगा कि आप यहां पर परिवर्तन लाइए। अगर व्यक्ति उसके हथियार ठीक होंगे, वो उस तरीके से भाषा में प्रवीण होगा, तो जब हम उसको बोलेंगे कि आप आगे लिखने में, पढ़ने में भी हिंदी का इस्तेमाल कीजिए, तो वो बहुत आसानी से कर सकेगा। क्योंकि अंग्रेजी में भी वो इसीलिए कर पाता है कि अंग्रेजी का उसको ज्ञान ज्यादा दिया गया है। आज आप अगर जब सरकार जो जिन लोगों को हिंदी कम ज्ञान होता है अंग्रेजी का, आप देखिए वो जब अंग्रेजी लिखते हैं तो क्या हालत करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि उनकी अंग्रेजी देखकर ही अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए होंगे कि अगर हम यहाँ पे ज्यादा देर रुके तो हमारी अंग्रेजी का सत्यानाश हो जाएगा इन लोगों की अंग्रेजी को देखते देखते। तो इसलिए आपने अंग्रेजी को पढ़ाने पे जितना बल रखा हमारे देश में, अंग्रेजी का ज्ञान देने पे जितना बल रखा, उतना ही अगर हिंदी और भारतीय भाषाएं, एक बात संभवतः बाकी लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि जो भी सच्चा हिंदी का मानने वाला होता है वो अन्य भारतीय भाषाओं से भी उतना ही प्यार करता है और उनको भी उतना ही आदर देता है, और उसके दिल में इच्छा रहती है, जैसे मेरे दिल में इच्छा रहती है कि अगर हिंदी आगे बढ़ रही है तो हमारे देश की सारी भाषाएं उसके साथ आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली एक भाषा को तो हमको राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान कर सके। नहीं तो सब अपनी अपनी भाषा बोलते रहेंगे तो देश फिर कैसे उसमें आगे बढ़ पाएगा और कैसे हम एक दूसरे का संपर्क कर पाएंगे। वो स्थान हिंदी को इसलिए मिलेगा क्योंकि तो ज्यादा जनसंख्या उसको बोलने वाली है, ज्यादा समझने वाले लगभग 90% से ऊपर लोग जो है इस देश में हिंदी को समझ सकते हैं, वक्त पड़े तो बोल सकते हैं हिंदी को। तो वही भाषा ऐसी है जो कि, और इसीलिए उसको 1949 में जब इस देश के लिए राजभाषा का प्रश्न डिसाइड हो रहा था, तो इसी मुद्दे पर कि भाई हिंदी को ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हैं, बोलते अगर हिंदी को लोग कहते हैं कि भाई बहुत से लोग उठपटांग कर देते हैं कि संविधान में डाल के हमारे सर पे डाल दिया हिंदी। अरे भाई अगर ऐसा था तो अगर हिंदी को लोग नहीं जानते थे तो आप ये बताइए कि 1931 के अंदर अर्देशार ईरानी को क्या ख्वाब आ रहे थे कि उसने पहली देश की जो फिल्म बनाई, आलम आरा जो बनाई फिल्म, वो बोलती फिल्म बनाई, वो हिंदी में बनाई। क्यों बनाई भाई? यहाँ हिंदी भाषी प्रदेश में बैठकर एक हिंदी भाषी वो फिल्म बना रहे, देश की पहली फिल्म बन रही है, बोलती फिल्म, और वो हिंदी में बन रही है। तो क्यों बन रही है? और वो भी आजादी से पहले, जब कोई भारत का संविधान नहीं था, जब कोई धारा 343 नहीं थी, लेकिन उसने हिंदी बनाई। तो इसका मतलब
बनाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखने वाले इस देश के अंदर मौजूद हैं। यही महाराष्ट्र जैसे हिंदी भाषी प्रदेश में भी ज्यादा लोग देखने वाले मौजूद हैं उसकी हिंदी फिल्म को। नहीं तो मराठी में बनाते या अपना होते जो भी कोई भाषा बनाते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई, उन्होंने हिंदी में बनाई। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। गांधी जी जैसे बड़े बड़े नेता आजादी की लड़ाई हिंदी के माध्यम से ही लड़ी। गांधी जी को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने कांग्रेस की भाषा जो कि अंग्रेजी भाषा थी उसको कन्वर्ट किया, उसको बदला और उसको हिंदी के अंदर लेकर आए 1920 के अंदर जब वो भारत आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस का ज्यादातर सादा कामकाज अंग्रेजी में चलता है, इसलिए तो जनता का समर्थन नहीं है। ये देखते हुए उन्होंने सबसे पहले गांधी जी ने हिंदी का इस्तेमाल करना शुरू किया और हिंदी को कांग्रेस के अधिवेशनों में उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बात को समझ रहे हैं, जबकि गांधी जी खुद हिंदी भाषी थे, गुजराती थे। उन पर क्या कौन सा संविधान लागू हो रहा था आजादी से पहले, लेकिन उन्होंने इस देश की आत्मा को पढ़ा कि भाई इस देश का जो आम व्यक्ति है वो हिंदी ही जानता है। हमारे संत महात्मा, अभी कबीर की बात हो रही थी, कबीर को दक्षिण भारत के अंदर दक्षिण भारत तक कबीर और मीरा को वहां तक समझा जाता है और वहां तक उनके भजन गाए जाते हैं। और कई भजन मैंने ऐसे सुने तमिलनाडु के अंदर भी, कोयम्बटूर वगैरह में, कि जो कि वो नाम देते हैं, खत्म करते हैं तो या तो कबीर के नाम से खत्म करते हैं, मीरा के नाम से खत्म करते हैं, लेकिन ये पता लग जाता है कि ये ना कबीर ने लिखा है ना मीरा ने लिखा है, ये किसी स्थानीय व्यक्ति ने लिखा है बहुत समय पहले। मतलब लिखा संत काल में ही होगा, जब ये इसमें भक्ति काल में लिखा होगा, जब भी कभी वहां का रहा होगा, लेकिन वो लिखे किसी स्थानीय नहीं है। हिंदी के अंदर उन भजनों को और उनको ऑथेंटिसिटी देने के लिए, उनको मान्यता देने के लिए उसने उनके अंदर नीचे जो है कबीर का नाम लिख दिया, मीरा का नाम लिख दिया कि लोग उसको माने कि ये एक स्टैंडर्ड भजन है वहां पर। लेकिन उनकी भाषा, उनके भाव और उसके जो कुछ लिमिटेड बात की जाती है उसको देख के कोई भी व्यक्ति समझ में जाता है कि ये मुमकिन है। लेकिन ये बात दूसरी बात सिद्ध करती है कि इतने समय पहले भी हिंदी इस देश में जानी जाती थी। शिवाजी महाराज का उदाहरण हमारे साथ है। उनके अंदर भूषण उनको जो है छंद सुनाया करते थे, भूषण ब्रज भाषा में लिखा करते थे। उस समय क्योंकि प्राचीन हिंदी थी तो ब्रज वगैरह जो है वो हिंदी का पहचान थी, तो वो उसको सुनते थे, समझते थे। शिवाजी महाराज के लिखे हुए कई वो जो राजादेश हैं उनमें से कुछ आदेश पकड़े गए, ये जो पाए गए हैं जो कि ब्रज भाषा में, जो कि आप प्राचीन लिखे थे उसके अंदर लिखे हुए। तो शिवाजी महाराज पे कोई कंपल्शन नहीं था इस तरह से लिखने का। तो लेकिन उस समय क्योंकि चलती थी तो तभी से जो ये समझते लोग समझते हैं कि संविधान लागू हो गया इसलिए हिंदी ला दी गई, जो हिंदी भाषी समझते हैं तो वो गलत समझते हैं। ये तो तभी से चली आ रही है हिंदी इस देश के अंदर संपर्क भाषा। मैं जब गुजरात में पोस्टिंग थी तो वहां पे एक कहावत कही जाती थी, बाबा बने तो हिंदी बोलना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप साधु बन गए तो आपको हिंदी बोलने में छुटकारा नहीं है, क्योंकि आप तो एक तो लोगों से संपर्क करना, लोगों के अगर इंप्रेशन जमाना है कि भैया ये ज्ञानवान साधु है तो इसको हिंदी बोलनी पड़ेगी। तो वो सरकारी कार्यालयों में भी मजाक करते थे लोग, जब हम कहते थे भैया हिंदी, चलो हिंदी का इस्तेमाल कर ले, तो वो बोलते थे हाँ भाई अब सरकारी नौकरी की है तो सरकार का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। तब बोलते थे बाबा बने हैं तो हिंदी तो बोलना ही पड़ेगी कि इसके अंदर सरकारी नौकरी कर ली है। तो इस तरीके से दिशा के रूप में, दशा तो मैंने बता दिया कि आपको अलग अलग स्टेजेस बताई उसकी, दिशा के रूप में ये निश्चित रूप से माना अभी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की बहुत बड़ी पहचान बनती जा रही है। मैं कई जितने देशों में गया पता नहीं एक ना एक अनुभव, या तो मैं अकेला था, ऐसा जरूर मिला कि मुझे हिंदी से संबंधित कोई ना कोई वहां पे अनुभव मिला। और वो अनुभव मिलके और बहुत खुशी हुई कि भाई लगा कि हाँ, जैसे मान लीजिए आप दुबई वगैरह गए तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम भारत से बाहर आ गए। इतना आसान लगता है वहां पे हिंदी में बात करना, बातचीत करना इतना आसान लग रहा था। श्रीलंका गए तो वहां पे भी ऐसा लगा कि यार ये तो काफी कुछ लोग जो है हिंदी जानते हैं, सब कुछ करते हैं। और ऐसा भी गड़बड़ हुई मेरे और मेरी श्रीमती के साथ कि हम हवाई अड्डे पर कुछ चीज खरीदनी थी, आपस में दोनों बात कर रहे थे उसके अंदर, और वो लड़का एक यंग जो था मार्केटिंग वाला वो साथ में खड़ा हुआ था जो उसको बेचने वाला था उस शोरूम का, स्टोर का। तो हमको लगा कि यार ये सुन रहा है, तो हमने अंग्रेजी छोड़ के दोनों ने हिंदी में बात चालू कर दी ताकि ये समझे ना। हम दोनों आपस में बात करें, फिर बात करते करते एक चीज लगी कि ये हमको ये डील जो है ये अच्छी है, ये बार्गेन अच्छा है। तो मैंने उससे पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, विच बार्गेन इज बेटर। तो बोलता सर वो वाला ठीक है जो आप सोच रहे थे। अरे मैं बोला यार तुम हिंदी जानते हो? बोला हाँ जानता हूँ।
देखा कि केलानिया यूनिवर्सिटी में हमने लाइब्रेरी, हिंदी का लाइब्रेरी खंड 2000 किताबों का खड़ा किया, हिंदी किताबों का। उसके उद्घाटन के लिए मैं जब गया तो केलानिया यूनिवर्सिटी जो है वो वहां की कोई प्रमुख यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब कोलंबो के पास है केलानिया शहर जो है, उसकी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। वहां जब गया तो पता लगा कि अरे यहाँ तो 300 से 400 बच्चे हिंदी सीखते हैं। अरे मैं बोला कि यार हमारे यहाँ बच्चे सीखते तो ठीक बात है, तुम लोग श्रीलंका के हो, हमारे यहाँ तो चलो नौकरी वोकरी के सिलसिले में भी लोग सीख लें, कुछ काम आएगा, तुम लोग क्यों सीख रहे हो? तो उन्होंने बोला साहब इसके 2-3 कारण बताए उन्होंने। एक तो बोलो हमें भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार है, हम भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, बौद्ध धर्म से हमारा जुड़ाव है, हम भारत घूमने जाना चाहते हैं क्योंकि हम बौद्ध हैं, हम इसलिए हिंदी का कुछ ज्यादा से जानना चाहते हैं। हिंदी फिल्में हमें बहुत पसंद है, तो हम हिंदी फिल्मों से जुड़ना चाहते हो और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी फिल्में हैं और सीरियल हैं हम उनको सिंगली में अपनी भाषा में उनका अनुवाद कर सके, इसके लिए हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी जानना चाहते हैं। और तीसरा कारण होता है कि हमको भारतीय संगीत से बहुत लगाव, हम इंडियन म्यूजिक में आगे काम करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम बनारस और जैसी जगहों पर जाकर हम भारतीय संगीत को सीखें, और इसके लिए जो है हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं। मतलब उनका कोई कमर्शियल ऐसा उद्देश्य नहीं था, सिर्फ इस भाषा से लगाव के कारण, इस भाषा की जो बातें हैं, हम अपनी संस्कृति का इतनी का महत्व नहीं करते जितना वो हमारी संस्कृति का महत्व कर रहे हैं, और उसके लिए वो लोग, विदेश के लोग जो है, बच्चे जो है वो हिंदी सीख रहे हैं। मेरे पास 6 महीने हिंदी पढ़ने के लिए जापान से एक वहां असाही करके बियर कंपनी है, जो वहां की नंबर 2 की बियर बनाने वाली कंपनी है, उसका एग्जीक्यूटिव 6 महीने मेरे पास इंडिया आया हिंदी पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय उनका प्लान यह था कि हमको यहाँ पर इंडिया में, बॉम्बे में अपना ऑफिस खोलना है। और जापानियों की एक आदत है कि वो अपना कोई भी ऑफिस कहीं भी खोलते हैं तो उसमें जो टॉप बॉस होता है वो जापानी होता है, बाकी चाहे कोई भी रख ले। तो उसको उनको ये आइडिया था कि अगर हमको भारत में जाके काम करना है, चाहे बम्बई में काम करना है, तो हमारा जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उसको हिंदी आनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 6 महीने के लिए वहां पर स्पेशली जापान से यहाँ पर भेजा मेरे पास कि आप वहां पर जाकर हिंदी पढ़ो और हिंदी सीखो उसके अंदर। तो इस मतलब जो मैं आपसे बात करता कि बाहर पहचान हमारी हिंदी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप महाराष्ट्र में जा रहे हो तो आप मराठी पढ़ो, उन्होंने कहा कि हिंदी पढ़ो तो तुमको सब आ जाएगा, तुम पूरे देश में जाके चक्कर लगा लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। और दिशा पे ज्यादा काम करें, मैंने सबसे पहले कहा कि इसके लिए सबसे पहला काम यह कि पूरे देश के स्तर पर हिंदी पढ़ाने के अंदर जो है उसके स्तर को ऊपर उठाया जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपना स्कूल की पढ़ाई करके निकले बाहर, तो कम से कम वो कुछ पत्र, कुछ प्रकार का, दूसरे प्रकार का पत्राचार या कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र रूप से उस काम को कर सकता हो, स्वतंत्र रूप से हिंदी पे लिख सकता हो। तो इसके लिए उनको लायक बनाया जाना चाहिए। कुछ देर के लिए जो हिंदी भाषी है उनको भी धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरे लोग हिंदी लिखेंगे तो गलतियां बहुत करेंगे, तो वो गलतियों पे पॉइंट आउट भी करना हो तो ऐसे प्यार से पॉइंट आउट करना चाहिए हिंदी भाषियों को कि सामने वाले की भावना को चोट ना पहुंचे और सामने वाले को कोई हीनता का एहसास ना हो। जैसे आप बहुत सारे सामने वाला अंग्रेजी बोलता है, आप उसे झेल लेते हैं, गलत अंग्रेजी को भी झेल लेते हैं कि हाँ भैया ये अंग्रेजी बोले गलत है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही कुछ हिंदी वालों को भी धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको इस काम को तेजी से आगे बढ़ाना है, गलतियों को भी स्वीकार कीजिए, संभव हो उनको समझाइए कि क्या है गलती, प्यार से समझाइए कहां पर गलती है, क्या करके। इस तरह से आपसी मेलजोल से, आपसी आदान प्रदान से हम राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, जनभाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी, इसको निश्चित रूप से बहुत कम समय के अंदर अपने देश के अंदर पूरी तरीके से इसको प्रचारित, प्रसारित कर सकते हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।